नमस्कार, मेरा नाम रितिका सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो बीट डायबिटीज़ में। डायबिटीज़ दुनिया की सबसे ज़्यादा होने वाली डिजीज़ में से एक। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की माने तो 2045 तक इंडिया में 12 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ होने के आसार हैं। इस बीमारी के मुख्य लक्षण खराब लाइफस्टाइल, जंक फूड, हार्मोनल इम्बैलेंस और हेरिडिटरी है। डायबिटीज़ के कई लक्षण हैं, जैसे कि प्यास ज़्यादा लगना, थकान महसूस करना, बार बार पेशाब आना और वेट लॉस या वेट गेन होना। कैसे बचा जा सकता है इससे, ये समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर्स का पैनल। डॉक्टर अशोक झिंगन, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, दिल्ली डायबिटीज रिसर्च सेंटर, न्यू दिल्ली। डॉक्टर एस चक्रवर्ती, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, मेट्रो हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट, नोएडा। डॉक्टर सुनील कोहली, डायबिटोलॉजिस्ट एंड प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च एंड HAH सेंटिनरी हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। डायबिटीज पर खास चर्चा करने के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल डॉक्टर अशोक आपसे है, लाइफस्टाइल में कौन से मेजर चेंजेस हैं जो डायबिटीज को मैनेज करने के लिए जरूरी रोल निभाते हैं? मेनली मैं कहता हूं कि 7S आर मेनली रिस्पॉन्सिबल। तो सबसे पहले आता है सीडेंटरी लाइफस्टाइल। आप जो है बिल्कुल आरामप्रद जिंदगी है, उसकी वजह से आपका वेट बढ़ जाता है और उसके साथ साथ डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा जो एस होता है वो होता है स्लीप। अगर आप 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं तो आपके जो है स्ट्रेस हार्मोन्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो लैक ऑफ स्लीप, अगर आप 8 घंटे से कम सोते हैं तो आपके अंदर डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तीसरा जो है स्ट्रेस, मानसिक तनाव का सीधा संबंध है, क्योंकि जितना तनाव ज़्यादा बढ़ता है उससे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स में जो है कॉर्टिसोल और ये जो हार्मोन्स होते हैं ये आगे चल के आपके शुगर के लेवल्स को बढ़ाते हैं। चौथा जो ऐसा है, इसमें जो एक्सेसिव सॉल्ट, ज़्यादा नमक खाने से भी आपका जो है वेट बढ़ता है, आपको और प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सेसिव शुगर ज़्यादा खाने से आपको जो है, ये नहीं कि ज़्यादा शुगर खाने से डायबिटीज़ हो जाएगी, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं तो आपको इससे वेट बढ़ जाएगा और डायबिटीज़ आगे और ज़्यादा बढ़ सकती है। छठवां जो स्ट्रेस है वो है स्मोकिंग। ये माना गया है कि स्मोकिंग से इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होती है और उसकी वजह से जो है डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सातवां जो है स्पिरिट्स या अल्कोहल, उसकी वजह से जो है आपके अंदर जो है कई सारे चेंजेस होते हैं बायोकेमिकल। लिवर के ऊपर इसका असर होता है, आपके बाकी जो है बॉडी के ऊपर जो है हार्मोन्स के ऊपर भी असर पड़ता है और इससे जो है आपके डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो these 7S जो है ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है उसके खराब करने के लिए। अगर इनमें संशोधन करके हम इनको रोक सकते हैं, इन 7 फैक्टर्स को अगर हम रोक सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं डायबिटीज से भी और बाकी लाइफस्टाइल डिजीज से भी। डॉक्टर चक्रवर्ती, इफेक्टिव बैलेंस डाइट डायबिटीज को मैनेज करने में कैसे योगदान देता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डायबिटीज के ट्रीटमेंट का 3 पार्ट होता है मेनली, जो कि हमारे जो खाते पीते हैं यानी कि डाइट, सेकंड एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी और थर्ड हो गए जो मेडिसिन हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। जहां तक डाइट की बात आती है, आजकल हम लोग इसको मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी बोलते हैं। मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी नॉट ओनली कि क्या हम एग्जैक्टली खाएंगे या जो भी डाइटिशियन ऑर्डर करेगा, ऐसा चीज नहीं है। आजकल हम लोग ट्रीटमेंट को इंडिविजुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से? हम लोग क्या कहते हैं कि जो सबसे पहले उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिससे भी आप काउंसलिंग कर रहे हैं, उनका अपना ईटिंग पैटर्न क्या है। अगर ईटिंग पैटर्न हम जो जान लें तो उसी हिसाब से हम डाइट का जो है फर्दर अप्रोच कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट इसके अंदर ये आता है कि जो अगर ईटिंग पैटर्न हम लोग जान लेते हैं तो फिर ईटिंग प्रेफरेंस क्या है, ये चीज भी ढूंढना होगा कि हमारा जो ईटिंग का प्रेफरेंस है वो क्या है। हमने अपनी तरफ से जो डाइट देना है एक चार्ट बना के दे दिया, बट देखा गया है पेशेंट उसको घर जाके उसी हिसाब से फॉलो नहीं करता है। हमें देखना होगा कि उसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ईटिंग पैटर्न क्या है और उसमें हम लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी का 3 मेन पार्ट है, जो प्रोटीन, शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट। भारतवर्ष में हमने देखा है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा है,
तो नेचुरली हमें नॉन स्टार्ची फूड जितने भी है वो सारी चीजें यूज करना पड़ेगा। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जितना कम हो सके उतना अच्छा है। प्रोटीन की मात्रा भी हमें बढ़ाना पड़ेगा और साथ साथ जो है फैट की मात्रा भी उसी हिसाब से रेगुलेट करना होगा। ये तो हो गई मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात है। इसके अलावा कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हम देखते हैं और फाइबर्स भी यूज करते हैं। फाइबर्स भी साथ ही साथ होना चाहिए। तो अगर आप बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो ये सारी चीजें शरीर के अंदर जाना चाहिए, तभी जाके हम डायबिटीज को रेगुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे विटामिन की भी डेफिशिएंसी पाई जाती है, स्पेशली एल्डरली ग्रुप में, या जिनमें हम मेटफॉर्मिन या एसिड वाली जो दवाई देते हैं जिससे B12 की डेफिशिएंसी हो जाता है उनमें, तो विटामिन सप्लीमेंट भी साथ ही साथ हम लोग देते हैं। तो अगर हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट को हमें इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा, उसके अपने प्रेफरेंस, बिलीफ्स, ये सब के ऊपर सब चीज काम करके तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जो हम कन्वे करना चाहते हैं कि हाँ ये चीजें आप खा सकते हैं, वो उसी के दायरे में ही हो सकता है। मेरा अगला सवाल डॉक्टर सुनील आपसे है, क्या आप डायबिटीज वाले व्यक्तियों के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में फिजिकल एक्टिविटीज कितना जरूरी है, इस बारे में बता सकते हैं? फिजिकल एक्टिविटी कई प्रकार की होती है। You have aerobic exercise, you have low intensity, medium intensity, high intensity aerobic exercise, you have resistive exercises, और साथ में आपके पास बाकी हैं जो दूसरी alternative exercises like yoga, tai chi। तो हर एक्सरसाइज का कह लीजिए ब्लड शुगर के ऊपर थोड़ा सा अलग अलग असर होता है। अगर हम बोले लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज, दैट इम्प्रूव्स मतलब कि माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी को बढ़ाती है, हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, हमारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स बढ़ते हैं, कंप्लायंस एंड रिएक्टिविटी ऑफ ब्लड वेसल्स इम्प्रूव्स, और देयर इज लोअर कार्डियोवास्कुलर एंड मोर्टेलिटी रिस्क, प्लस देयर इज अ ड्रॉप इन ब्लड शुगर विद मॉडरेट एक्सरसाइज। हाउएवर, अगर आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें कभी कभी कन्वर्सली बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ स्ट्रेस हार्मोन, अगर आपने बहुत ज्यादा अपनी क्षमता से ज्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाते हैं, जिससे कि आपकी ब्लड शुगर कन्वर्सली थोड़ी देर के लिए बढ़ सकती है। मगर एक्सरसाइज के अपने फायदे हैं, क्योंकि अगर आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं उससे स्केलेटल मसल बढ़ता है, हमारी ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी बढ़ती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। इसके अलावा तकरीबन हर इंडिविजुअल में जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं हमारा मसल मास कम हो जाता है, जिसे हम सार्कोपीनिया कहते हैं। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें रेजिस्टिव एक्सरसाइज या वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करने की जरूरत है। और यही हमारा, जैसे अगर आप योगा, ताई ची वगैरह लें तो वो दे इम्प्रूव आवर फ्लेक्सिबिलिटी, दे इम्प्रूव आवर बैलेंस, और बैलेंस इम्प्रूव होता है तो हमारी गिरने की जो संभावना होती है खासतौर पे बुजुर्गों में वो कम हो जाती है। तो शुगर का तो बेनिफिट है ही है, परंतु उसके अलावा जो बाकी बेनिफिट्स होते हैं, हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ना और हमारा मसल मास बढ़ना, और उससे हमारे दिल की और हमारे फेफड़ों की क्षमता जो बढ़ती है, वो फायदे बहुत। डॉक्टर अशोक, डायबिटीज में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की आदतों को अपनाने और बनाए रखने में व्यक्तियों को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज का जो टाइम है उसमें लोगों को दो तीन चीजें हैं। एक तो खाने का है, दोनों वर्किंग क्लास है, तो आप जो है नॉर्मली जितना भी होता है आप पैक फूड के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस होता है। दूसरी चीज़ क्या है, बाहर जो होता है, जो फास्ट जंक फूड जो होता है वो सबका चॉइस होता है, क्योंकि उसमें जो है आपको इमीडिएटली खाना मिल जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और तीसरी चीज़ जो है कि उसके अंदर कैलोरीज भी बहुत होती है। एक और जो सबसे बड़ी चीज़ आती है लाइफस्टाइल में, जब आप बाहर खाना खाते हैं तो आप हमेशा एक तरह से कॉन्शियस रहते हैं कि लोग मुझे देख तो नहीं रहे, तो एक सोशल स्टिग्मा मान के कोई मुझे पॉइंट आउट ना करे कि तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो, तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा बैरियर होता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि स्ट्रेस जो है, वर्किंग स्ट्रेस इतनी है लोगों के अंदर, अर्निंग जो है आजकल जो है एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा होता है कि इसलिए 24 घंटे उनको अपना बच्चों के लिए, अपने काम के लिए, अपने फैमिली के लिए, सो दे आर अंडर स्ट्रेस।
सो आई थिंक द बैरियर्स जितने भी आते हैं जिसमें लाइफस्टाइल को हम अच्छी तरह मेंटेन नहीं कर पाते, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे पास टाइम नहीं होता एक्सरसाइज के लिए, अपने लिए टाइम नहीं होता, ऑफिस के लिए तो होता है, अपना खान पान पे जो है हम अपनी तरीके से सही तरीके से उस पर ध्यान नहीं रखते हैं। हमेशा जो है कोई ये जो है कि क्योंकि टाइम कम है, आपकी वाइफ भी अगर काम करती है तो किस तरह से खाना बनेगा, तो बेटर ये है कि यू कैन आस्क द फूड, बाहर से मंगा लिया, सैंडविच खा लीजिए। क्योंकि नॉर्मल क्या होता है कि जो हमारा जो खाने का सिस्टम है वही हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। हम जो प्रॉपर टाइम होना चाहिए कि ब्रेकफास्ट 9 बजे होना चाहिए, लंच 2 बजे होना चाहिए, रात का डिनर 8 और 9 बजे होना चाहिए, अगर आप घर ही 10 बजे पहुंचेंगे तो कैसे ये सब हो सकता है। तो आपका जो है इससे सारा सिस्टम बॉडी का एक पूरी रिदम होती है जिसको कहते हैं सर्केडियन रिदम, हम हमेशा उसके हिसाब से होता है। हमारा बॉडी के जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे जब आपका शाम को अंधेरा होने लगता है, शाम होने लगती है, तो ऐसे हार्मोन्स आते हैं जिसका मतलब है कि अब स्ट्रेस कम होना चाहिए, अब आपको यू शुड रिलैक्स। उसकी बजाय हम आपको अपने आप को टेंस रखते हैं तो और उससे जो है स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, वो बैलेंस कम हो जाता है। तो एक जो सर्केडियन रिदम है बॉडी के अंदर वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसलिए खान पान में मुश्किल हो जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कोई डायबिटिक डाइट होती है, हमेशा मिसलीडिंग होते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों को यही लगता है कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, क्योंकि जब भी वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं एवरीबॉडी विल से ये मत खाओ ये मत खाओ, ये कोई भी नहीं बताता कि आपको क्या खाना चाहिए। आप देखिए जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो आदमियों को मिसगाइड करता है, जो ये है अपना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आप देखो उसमें हर रोज एक दिन आएगा कि आप सारा दिन में 8 घंटे जो है वो कर लीजिएगा, सिर्फ फ्रूट्स खाइएगा। दूसरा कोई कहेगा आप प्रोटीन ही खाइएगा, कोई कहेगा कीटोजेनिक डाइट खाइएगा। तो इससे लोग मिसगाइड हो जाते हैं। सो प्रॉपर अगर उनको गाइडेंस मिलता जाए, डाइटरी एडवाइस अच्छी मिले, तो आप अपने आप को अच्छी तरह से कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है मेडिटेशन, व्यायाम करना, थोड़ा सा योगिक एक्सरसाइज करना, रेगुलर एक्सरसाइज, इससे आपका मानसिक तनाव भी कम होता है और आप अपने आप को बड़े अच्छी तरीके से जो है कंट्रोल में ला सकते हैं। आप अपने शुगर को भी कंट्रोल में ला सकते हैं और अपने सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल डॉक्टर चक्रवर्ती आपसे है, ऐसे क्या कल्चरल और रीजनल चीजें हैं जिन्हें डायबिटीज को मैनेज करने के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव में शामिल किया जाना चाहिए? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जब भी हम लोग एक डाइट को डिजाइन करते हैं तो मील पैटर्न को देखते हैं और फाइनली उसका मील प्लान उसी हिसाब से बनाते हैं। मेजर रिलीजियस जो जैसे रमादान फास्टिंग या नवरात्र फास्टिंग है, इसके अंदर हम कोशिश यही करते हैं कि ऐसा कोई मेडिसिन इसके अंदर ना दिया जाए, या पहले से पेशेंट अगर इसी तरह का कोई मेडिसिन खा रहा है तो उसको चेंज किया जाए, और जिस समय जो है फास्टिंग पीरियड है उस समय बहुत ज्यादा ब्लड शुगर को लोअर नीचे ना किया जाए। ऐसी सिचुएशन में अगर ऐसा होता है तो वो एक इमरजेंसी हो सकती है। सो रिलीजियस फास्टिंग और रिलीजियस बिलीव्स को भी साथ में लेके हमें चलना होगा। नॉर्मल रूटीन डेज में जैसे कि हम लोग डाइट जो भी बताते हैं, जब ये पीरियड आएगा, जब फास्टिंग का पीरियड आएगा या इस टाइप का मेजर फेस्टिवल्स आएंगे, तो पेशेंट्स को बुलाना पड़ेगा और काउंसलिंग करनी पड़ेगी किसी भी तरह से, जो इनका ब्लड शुगर विद इन रेंज, एक सेफ रेंज के अंदर रखना होगा। रिपीटेड ब्लड शुगर को हमें चेक करते रहना होगा, ये एडवाइस देना होगा कि आप अपना शुगर बहुत फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करें, पानी की मात्रा बराबर लें ताकि डिहाइड्रेट ना हो जाए। ये सारी पद्धति, सारी चीजें अपनानी पड़ेगी, तभी जाके हम एक अच्छे जो है ब्लड शुगर को कंट्रोल भी रख सकते हैं और जो डेंजर सिचुएशन है वहां हम उस चीज को रोक सकते हैं। मेरा अगला सवाल डॉक्टर सुनील से है, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक जैसे कि मेडिटेशन या योगा ब्लड शुगर लेवल पर पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे डाल सकती है? अच्छा सवाल है, और इसका जवाब शायद पहले जिंगन साहब भी दे चुके हैं, शाहिद साहब ने भी बोला कि जब हम अपनी स्ट्रेस को कम करते हैं, स्ट्रेस से हमारे शरीर में कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, जो हार्मोन्स हमारी ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं, स्ट्रेस से वो पैदा होते हैं और उसकी वजह से हमारी ब्लड शुगर बढ़ जाती है। अगर हम अपनी स्ट्रेस को काबू में रख लें तो हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनकी लेवल कम हो जाती है। सो जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन की वजह से नियोग्लूकोजेनेसिस होता है वो कम हो जाएगा। सो स्ट्रेस रिडक्शन मेजर्स, मेडिटेशन, योगा, ताई ची, these are, and sleep, जिंगन साहब ने स्लीप का भी पहले ही जिक्र किया था। Sleep also is one major stress reduction
method, again by social circles. तो स्ट्रेस रिडक्शन बड़े बड़े तरीके हैं, मगर बेसिक जो स्ट्रेस रिडक्शन शुगर को कम करता है is by reducing the levels of stress hormones in our body, which in turn lead to increased sugar. So जब स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाएंगे, शुगर हमारी ऑटोमेटिकली थोड़ी कम हो जाएगी। डॉक्टर अशोक, डायबिटीज वाले व्यक्तियों के ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट देने में सफिशिएंट रेस्ट या नींद क्या भूमिका निभाती है? स्ट्रेस और स्लीप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नींद लाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमको अपना जो है शाम का खाने का टाइम जो है थोड़ा सोने के बीच में और खाने के टाइम में 2 घंटे का टाइम होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा वक्त मिलता है तो खाने के आधे घंटे बाद आप 10-15 मिनट के लिए थोड़ा वॉक कर लेंगे, उससे भी बहुत अच्छा रहेगा। जो अपना मोबाइल और अपना टीवी जो है उसको जरूर 10:30 सोने से आधा घंटा पहले ऑफ कर देना चाहिए, बिकॉज ये सबसे बड़े डिस्टर्बिंग फैक्टर है। अगर आप इसको रेगुलरली वॉच करते रहेंगे तो उससे जो है अपना जो ब्रेन है वो ज़्यादा एक्साइटेड रहता है और जो नींद आनी भी होगी वो भी नींद नहीं आती। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप, क्योंकि आधे से ज़्यादा मरीजों का यही रहता है कि मुझे रात को 2 या 3 बजे नींद आती है, मैं सोने की कोशिश करता हूँ, नहीं होता, तो फिर मैं मोबाइल या नेटवर्क इस पर बैठ जाता हूँ। तो जिससे विशियस सर्कल, आप अगर ज़्यादा बैठेंगे तो और उससे डिस्टर्ब होगा। तो बेटर यही है कि अपना रेगुलर उसको जो है अपना इस टाइम को एक टाइम बना लें कि मुझे 10:30 बजे के बाद से नहीं देखना, और अपने को मेंटली प्रिपेयर करेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं इसके लिए टेबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं अभी भी कहूँगा कि अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो उससे आपको जो है नींद भी अच्छी आएगी, आपके स्ट्रेस के लेवल भी कम होंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। सो आई थिंक दैट्स वन वे टू रिड्यूस द स्ट्रेस and have a wonderful sleep. मेरा अगला सवाल डॉक्टर चक्रवर्ती से है, लाइफस्टाइल में बदलाव लाने से जो प्रभाव पड़ता है उसकी इफेक्टिवनेस को रेगुलर मॉनिटरिंग के जरिए कैसे बेहतर समझा जा सकता है? जैसा कि हम जानते हैं, इवन अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन भी ये अब जो है रेकमेंड करता है कि 4 पिलर्स ऑफ डायबिटीज, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन, इसके अलावा 4th इज मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग भी उतनी आवश्यक है जितनी की बाकी तीनों। मॉनिटरिंग हम लोग 2-3 तरह से कर सकते हैं। एक तो उसकी फिजिकल मॉनिटरिंग, वेदर दैट पर्सन जो है वो उसका वेट लॉस हो रहा है कि नहीं, सफिशिएंट मसल मास जो है कि नहीं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को क्लिनिकली देख सकते हैं। ब्लड प्रेशर, बाकी और पैरामीटर्स जो है बॉडीली होता है, जितने भी जो है फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं, इसको हम लोग एसेस कर सकते हैं। इसके अलावा शुगर हम लोग मॉनिटर डेफिनेटली कर सकते हैं लैब के द्वारा या ग्लूकोमीटर के द्वारा। और आजकल हम 24 आवर्स ग्लूकोज मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, जिसको कि CGMS कहा जाता है। उसको लगा के हम 24 घंटे से लेके करीब 14 दिन तक ब्लड शुगर को मॉनिटर कर सकते हैं। तो ब्लड शुगर मॉनिटरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है आजकल। इफेक्टिवनेस जो भी हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या जो मेडिसिन दे रहे हैं उस चीज को देखने के लिए हम लोग जो है ये जानते हैं कि जो एक डेफिनेट टारगेट हमें दिया गया है, जो भी गाइडलाइंस है या जो भी एजेंसीज जो गाइडलाइंस बनाती है, उन लोगों ने हमें एक डेफिनेट टारगेट दिया है। जो शुगर आपका इतना होना चाहिए, ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए, किडनी फंक्शन साथ साथ चेक करते हैं हम लोग, हार्ट फंक्शन चेक करते हैं। तो ये जितने भी हमारे पास गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस के ऊपर हमें देखना होगा कि उसको मेंटेन करने से हम लोग ये जानते हैं कि उस गाइडलाइंस के हिसाब से अगर हम लोग चले तो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ फ्यूचर में मिलती है। मेरा अगला सवाल डॉक्टर सुनील आपसे है, क्या डायबिटीज मैनेज करने के लिए कोई सक्सेसफुल कम्युनिटी प्रोग्राम है जिसको आप रिकमेंड करेंगे? बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने प्रोग्राम चलाती हैं। तो जिस प्रोग्राम के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ और मरीज कंफर्टेबल हो, वो बेस्ट है। दैट सेड, कम्युनिटी के जैसे मैंने कहा कि इफ यू हैव एक्सरसाइज बॉडी, इफ यू हैव अ सोशल सर्कल व्हिच, और इफ यू हैव अ व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप व्हिच सपोर्ट्स यू इन योर डाइट एंड इन योर एक्सरसाइज, इन सब का फर्क आप पे पड़ेगा। तो कम्युनिटी प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं, जो आपको ठीक लगे इससे जुड़ जाए और कंसिस्टेंटली रहें। डायबिटीज पर खास चर्चा के लिए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हर बीमारी के इलाज की शुरुआत सही जानकारी से होती है। डायबिटीज से जुड़ी कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है आप सभी डॉक्टर्स के बताए इन लक्षणों को पहचानेंगे और अपना ख्याल रखेंगे, ताकि डायबिटीज के मामलों में
कमी आ सके। हमें उम्मीद है कि हमारे इस खास शो के जरिए डायबिटीज से जुड़े हर सवाल के जवाब आपको मिले होंगे। इस खास शो में इतना ही। धन्यवाद।